एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ पॉलिटी से नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमी और जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस से भी काफी हद तक मैच करता है। और आज का हमारा टॉपिक हमारी एक आर्टिकल नंबर 280 के अंडर आने वाली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे हम लोग फाइनेंस कमीशन के नाम से जानते हैं। देखिए, जब भी आप फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम सभी लोगों को ऐसा लगता है कि इस देश में सिर्फ एक ही फाइनेंस कमीशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के साथ साथ इस देश में स्टेट फाइनेंस कमीशन नाम की भी एक कमीशन होती है, जहां पर आपका सेंट्रल फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280 के अंडर आता है। वहीं पर आपका जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो आपका आर्टिकल नंबर 243 क्लॉज आई के अंडर भी आता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे। जब भी आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स या मेंस एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ फाइनेंस कमीशन शब्द देखने को मिलता है तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये सेंट्रल है या स्टेट। अगर फाइनेंस कमीशन के सामने स्टेट या सेंट्रल शब्द नहीं लिखा है तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ लेना है कि आपसे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के बारे में ही बात की जा रही है। अब अगर हम लोग इस फाइनेंस कमीशन में आर्टिकल 280 में बात करें तो इस फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल में प्रेसिडेंट के द्वारा ही स्टैब्लिश या कंस्टिट्यूट किया जाता है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि इस फाइनेंस कमीशन या फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर 5 साल का होता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं, यानी कॉम्पोजिशन या ऑर्गेनाइजेशन क्या है इस फाइनेंस कमीशन का। कुल मिलाकर इस कमीशन में आपको 5 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, दैट इज 4+1। यानी कि एक मेंबर इसमें आपका चेयरमैन होता है और बाकी के 4 पर्सन आपके अदर मेंबर्स होते हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन को कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है। जो भी पर्सन फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनता है उनका क्वालिफिकेशन यह होता है कि उन्हें पब्लिक अफेयर्स में किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि ज्यादातर सिनेरियो में ऐसा देखा जाता है कि किसी सिविल सर्वेंट को या इकोनॉमिक सर्विसेज में काम करने वाले सिविल सर्वेंट को या फिर किसी एक आईएएस ऑफिसर को ही फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया जाता है। अगर इसके अलावा हम बाकी के 4 मेंबर्स की बात करते हैं तो पहली क्वालिफिकेशन यह है पहले मेंबर की कि किसी एक पर्सन को हाईकोर्ट का या तो जज होना चाहिए या फिर हाईकोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन उसके अंदर होनी चाहिए। अब अगर कोई पर्सन हाईकोर्ट का जज है और वो मेंबर बन जाता है तो सिंपल सी बात है, लेकिन क्वालिफाइड टू बी अ पर्सन हु इज बेसिकली क्वालिफाइड टू बी अ हाई कोर्ट जज, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि अगर आप हाई कोर्ट के जज नहीं हैं लेकिन आप सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी 10 साल तक जज रहे हैं या फिर आपने 10 साल तक एडवोकेसी की है, वकालत का अनुभव आपको 10 साल का है, तब भी आप हाई कोर्ट का जज बनने के लिए तो क्वालिफाइड हो ही चुके हैं, यानी कि आप फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनने के लिए भी क्वालिफाइड हो चुके हैं। सो आईएएस ओरिजिन is coming up with the new UPSC GS बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। इसके अलावा दूसरे मेंबर जो होते हैं उनका क्वालिफिकेशन ये है कि उन्हें स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस और अकाउंट्स की गवर्नमेंट के साथ काम करने में। इसके अलावा नेक्स्ट पर्सन की क्वालिफिकेशन है कि उसे वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर्स का गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। और लास्ट मेंबर की क्वालिफिकेशन के बारे में यह कहा गया है कि उन्हें इकोनॉमिक्स की स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन के मेंबर्स अगर एक बार मिल जाते हैं गवर्नमेंट को तो प्रेसिडेंट के द्वारा उनका अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। अब प्रेसिडेंट किससे एडवाइस लेता है इनके अपॉइंटमेंट के लिए? क्योंकि इस क्वालिफिकेशन के तो आपको इस देश में हजारों या लाखों लोग भी मिल सकते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिस पर्सन का रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है, यह रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट पर पूरी तरीके से बाइंडिंग होता है और प्रेसिडेंट उन्हीं को बेसिकली एक तरीके से अपॉइंट करता है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स के अपॉइंटमेंट की जो अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर के अंडर नहीं आती है। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब यह होता है कि जब प्रेसिडेंट बिना किसी की एडवाइस के खुद से डिसीजन ले सकता है, और एडवाइजरी पावर यानी जब वो किसी के एडवाइस पर काम करते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन के मेजर फंक्शंस की। 3 मेजर फंक्शंस हमें फाइनेंस कमीशन के यहां पर देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा फंक्शन यह होता है कि जब भी इस देश के लोग
टैक्स पे करते हैं तो उस टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किया जाता है। लेकिन कई बार हम लोग ये देखते हैं कि गवर्नमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं कि ज्यादा टैक्स कौन रखेगा। मान लीजिए कि आपने 100 रुपए टैक्स में दिए हैं और वो 100 रुपए जो है सेंट्रल और आपकी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बटेंगे, लेकिन डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है कि कौन कितना टैक्स रखेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है कि मुझे 60% चाहिए, 70% चाहिए, 80% चाहिए, और सेम तरीके की डिमांड स्टेट गवर्नमेंट से भी आ सकती है। तो कौन सी गवर्नमेंट टैक्स का कितना रेशो रखेगी, इसका फाइनल डिसीजन फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही लिया जाता है। यानी टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो क्या होगा, 50-50, 60-40, 70-30 या 80-20, ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस कमीशन सॉल्व करती है और फाइनेंस कमीशन का डिसीजन इस पे फाइनल माना जाता है। कोई भी सरकार फाइनेंस कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाइड हो या ना हो, लेकिन गवर्नमेंट को उस डिसीजन को मानना ही पड़ेगा। इसमें एक और चीज याद रखेंगे कि फाइनेंस कमीशन के डिसीजन के बाद अगर कोई भी सरकार इस डिसीजन से खुश नहीं है तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में केस करने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल नंबर 131 के अंडर आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साफ तौर पर कही है कि फाइनेंस कमीशन के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट तो कर लिया जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL के द्वारा, लेकिन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर इसे नहीं रखा जाएगा, यानी प्रायोरिटी केसेस की कैटेगरी में इसे नहीं रखा जाएगा। यह सबसे बड़ा मेजर फंक्शन है। लेकिन इसके अलावा दो और फंक्शन है फाइनेंस कमीशन के, जिसमें फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को और प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड एडवाइस भी देती है। अब ये जो फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देती है, उसका भी एक आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो है आपका आर्टिकल नंबर 281। ऑफिशियली अगर डेफिनेशन हम लोग इसमें देखें तो इसमें लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, रिकमेंडेशंस गिवन बाय द फाइनेंस कमीशन। अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइनेंस कमीशन क्या क्या रिकमेंडेशन देती है, बहुत सारे। जैसे कि नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को जिन्हें पैसों की जरूरत होती है, रिसोर्सेज की जरूरत होती है, उन्हें फंड्स भी प्रोवाइड करती है। और फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की एडवाइस देती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को किस स्टेट को कितना, कब, क्यों और कैसे फंड्स प्रोवाइड करने चाहिए, क्योंकि फाइनेंस कमीशन स्टेट गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है वो भी देखती है। और फाइनेंस कमीशन ये भी सजेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप जितना फंड या ग्रांट या फिर लोन दे रहे हो स्टेट गवर्नमेंट को, वो स्टेट गवर्नमेंट वापस कर पाएगी भी या नहीं। लेकिन एक और चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि हमारी जो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइस तो लेगी फाइनेंस कमीशन से, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उस एडवाइस को मानेगी या नहीं मानेगी, यह सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसके अलावा यहां पर जो फाइनेंस कमीशन है वो प्रेसिडेंट को भी एडवाइस करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड। अब सवाल ये उठता है कि प्रेसिडेंट के पास कौन से फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। इस देश में आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 266 के अंडर दिखता है, जो पार्लियामेंट के अंडर आता है। लेकिन प्रेसिडेंट के अंडर भी एक फंड आता है जिसे हम लोग कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, जो आर्टिकल नंबर 267 के अंडर आता है। तो जब फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड एडवाइस करती है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड एडवाइस करती है जब भी प्रेसिडेंट उनसे इस फंड के बारे में एडवाइस मांगते हैं। वैसे फाइनेंस कमीशन ने बहुत बेहतरीन किस्म की एडवाइसेस भी दी हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को। एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं 1950 का एक केस। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था, तो आज जिस देश को आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं वो तो 1971 में बना है, लेकिन 1947 में उसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अब जब ये ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश भारत में हुआ करता था, तो हम लोग ये देखते थे कि वहां पर जो नदियों का फैलाव है, रिवर ड्रेनेज पैटर्न है, वो बहुत जबरदस्त किस्म का था। यानी कि आज का आपका वेस्ट बंगाल, आसाम, ओडिशा, बिहार और पूरा का पूरा बांग्लादेश, यहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का आपको पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता था, जिसकी वजह से जूट की एग्रीकल्चर
बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि हमें पता है कि जूट की एग्रीकल्चर के लिए आपको अलुवियल सॉइल तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको नदियां भी बहुत चाहिए, पानी भी बहुत चाहिए। लेकिन जब ईस्ट पाकिस्तान या आज का बांग्लादेश जब भारत से अलग हुआ, तो 60% जो वाटर बॉडीज का हमारा रिसोर्सेस था ईस्टर्न इंडिया का, वो भारत से अलग हो गया और इंडिया में जूट एग्रीकल्चर में सिर्फ आसाम, बिहार, ओडिशा और बंगाल ही बचे। यहां पर 1950 में फाइनेंस कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एडवाइस की कि ये 4 स्टेट्स जो जूट का प्रोडक्शन करेंगे आने वाले 10 साल तक, यानी 1960 तक, तो इस प्रोडक्शन पर जो एक्सपोर्ट करेंगे ये स्टेट्स, यानी दूसरे देशों को जो जूट बेचेंगे, उस पे 10 साल तक कम से कम इन स्टेट गवर्नमेंट से कोई ड्यूटी या टैक्स न लिया जाए। क्योंकि अगर हम लोग 10 साल तक इन चारों स्टेट से जूट के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पे अगर टैक्स न लें, तो ये इसी पैसे को वापस से जूट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं और काफी ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री आने वाले वक्त में हमें देखने को मिल सकती है। यह फाइनेंस कमीशन की एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट पर बाइंडिंग ना होते हुए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे माना और आज की तारीख में हमें यह देखने को मिलता है कि फाइनेंस कमीशन की यह एडवाइस बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और सही थी, क्योंकि आज की डेट में हम लोग बांग्लादेश को कंपीट कर रहे हैं जूट प्रोडक्शन में और यह बहुत बड़ा एक रीजन है उस 10 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टैक्स नहीं लिया था, वो जो पैसा कमाया था इन स्टेट्स ने जूट प्रोडक्शन से, उसी को बहुत ज्यादा इसमें री इन्वेस्ट जो है किया गया। इसी तरीके की एडवाइस हमें फाइनेंस कमीशन के द्वारा देखने को मिलती है। अब यहां पर आपको कुछ नोटेबल पॉइंट यहां पर देखने हैं कि जिस तरीके से दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में हम लोग कई बार ये देखते हैं, जैसे सीएजी में या इलेक्शन कमीशन में या यूपीएससी में, कि एक बार अगर कोई एक पर्सन इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मेंबर या चेयरमैन बन जाता है तो रीअपॉइंटमेंट का यहां पर कोई प्रोसीजर नहीं होता। लेकिन फाइनेंस कमीशन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक बार आप फाइनेंस कमीशन के मेंबर या चेयरमैन बन जाते हैं तो दोबारा आपका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। और जहां तक हम लोग इसमें बात करते हैं रिमूवल की, तो किसी भी तरीके की कोई रिमूवल प्रोसीजर फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स या चेयरमैन के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि फाइनेंस कमीशन के मेंबर या चेयरमैन को अगर हमें हटाना है तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे हटाया जाता है। दैट इज, जब इन मेंबर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इन मेंबर्स या चेयरमैन को भी हटाया भी जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसी तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, पॉलिटी और दूसरे सब्जेक्ट्स के अगर टफ टॉपिक को आपको डिटेल में और आसान भाषा में समझना है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद IAS Origin. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. I will see you in the next video. Thank you very much.